स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से तेल उत्पादन गिरा है और सप्लाई डिसरप्शन से कच्चा तेल 100 से $120 प्लस प्रति बैरल पहुंच गया है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित वो देश हैं जो तेल के आयात पर निर्भर हैं। थाईलैंड, फिलीपींस, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में छप्पर फाड़ महंगाई का खतरा है। इन सभी देशों का करंट अकाउंट घाटा बिगड़ना भी तय है। दक्षिण कोरिया और जापान पर महंगाई के साथ साथ ऊर्जा संकट का खतरा है। इन दोनों देशों में इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ने का खतरा है। चीन जैसे देशों का ग्रोथ 5% से घटकर 4.6% के आसपास रहने का खतरा है। इसके अलावा चीन में तेल और फर्टिलाइजर महंगे हो सकते हैं। चाइनीज प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है। यूरोप में ऊर्जा संकट बढ़ना तय है। महंगाई होगी और ग्रोथ धीमी रहेगी। गल्फ देशों जैसे ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी, इन सभी जगह उत्पादन बंद हो जाएगा, एक्सपोर्ट रुक जाएगा, जीडीपी में भारी गिरावट आएगी, फूड और पानी का संकट पैदा होगा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा होगी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में भी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, कर्ज का बोझ बढ़ेगा। पूरी दुनिया में इस वक्त इकलौता हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पैनिक जैसे हालात नहीं है, क्योंकि मोदी की नीतियों ने भारत को बड़े नुकसान से बचा रखा है। भारत के पास इस वक्त भी 60 दिनों का कच्चा तेल मौजूद है, 60 दिनों की एलएनजी और 45 दिनों का एलपीजी भंडार भी उपलब्ध है। देश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की फिलहाल कोई कमी नहीं है। Uncertainty surrounding the supply disruptions on account of the closure of the Strait of Hormuz, a process that started on 28 February. We are now into 75th day of that. Let me tell you categorically, we have no supply side problems. Today, the country has more than enough stocks of crude oil, LNG and LPG. When this crisis began, there were some concerns, but we converted the challenge into an opportunity. We have ramped up our domestic production of LPG, which used to be 36,000 metric tons per day. We have now taken it up to 54,000 metric tons per day. Today, I can tell you that the situation in the last 4 years, there has been no increase in prices. Today we are in a situation, we don't know how long the blockades or counter blockades in the Strait of Hormuz will continue, but I can tell you categorically that today we are in a situation where, unlike other countries in the world, which have had to either face severe problems in terms of availability and supply, or where prices have gone up 50-60%, the Honorable Prime Minister's statement is very visionary. It looks to the future, that if this were to continue, we also have to look at what we can do in terms of lifestyle changes. We can overcome any international global challenge with great resilience. The world is going through a challenging time. The war in West Asia has certainly disrupted global trade and global investment flows. And in these trying times, India has a great opportunity to outshine others. Under Prime Minister Narendra Modi's leadership, I have no doubt in my mind, 1.4 billion Indians, 140 करोड़ भारतवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं. We will all rally behind him to strengthen the Indian future. लेकिन नरेंद्र मोदी को ये भी पता है कि युद्ध का खतरा टला नहीं है, वो हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने तो ईरान के साथ हुए सीज फायर पर यह तक कह दिया है कि वो अब वेंटिलेटर पर है। इससे साफ है कि मोदी भांप चुके हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने देश के नाम 7 संदेश जारी किए हैं। इस वक्त दुनिया में जैसे हालात हैं, वैसे हालात भारत में पैदा नहीं हुए हैं।
लेकिन सावधानी बरतना और मुश्किल वक्त के लिए रेडी रहना, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। रही बात दुनिया की, तो ऊर्जा बचाने और महंगाई से निपटने के लिए कौन सा देश क्या कर रहा है, ये भी देख लीजिए। थाईलैंड में एसी को 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करने को कह दिया गया है। सूट की जगह शॉर्ट स्लीव्स पहनने के लिए कह दिया गया है ताकि एसी कम चले। घर से काम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग्स हो रही हैं। कार पूलिंग की जा रही है। अनावश्यक यात्रा कम कर दी गई है। कुकिंग गैस की कीमत फ्रीज कर दी गई है। फिलीपींस ने सरकारी दफ्तरों में 4 दिन का वर्किंग वीक लागू कर रखा है। ऊर्जा इमरजेंसी घोषित कर दी है। एसी और अनावश्यक यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। म्यांमार में ऑड इवन सिस्टम लागू हो रखा है। श्रीलंका में बीच सप्ताह में छुट्टी का ऐलान हो चुका है। क्यूआर कोड से फ्यूल राशनिंग यानी हर हफ्ते सीमित लीटर तेल दिया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और गैर जरूरी दफ्तर या तो बंद हैं या फिर ऑनलाइन कर दिए गए हैं। जापान और यूरोप ने स्ट्रेटेजिक तेल स्टॉक निकालना शुरू कर दिया है। वियतनाम में वर्क फ्रॉम होम, अनावश्यक यात्रा कम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। मिस्र में दुकानें, रेस्टोरेंट रात 9 बजे बंद, स्ट्रीट लाइट्स कम कर दी गई हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की 2026 एनर्जी क्राइसिस पॉलिसी रिस्पांस ट्रैकर रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम एशिया के युद्ध की वजह से 82 देशों और देशों के समूहों ने ऊर्जा बचाने के लिए अलग अलग कदम उठाए हैं। इनमें तेल की खपत कम करना, गाड़ियों की स्पीड लिमिट लगाना, ईंधन राशनिंग करना और निजी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी जैसे उपाय शामिल हैं। 14 देशों ने वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया है। 8 देशों ने एयर कंडीशनर का तापमान तय कर दिया है जो 26 डिग्री के ऊपर नहीं चलेगा। 6 देशों ने स्कूल और यूनिवर्सिटी या तो बंद कर दिए हैं या उनके खुलने का समय कम कर दिया है। यानी जो स्टेप्स दुनिया के बाकी देश उठा रहे हैं, भारत ने अभी वो स्टेप्स नहीं उठाए। मोदी ने देशवासियों को अभी सिर्फ सलाह दी है, सिर्फ गुजारिश की है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। भारत ने अब तक ऊर्जा संकट को दूसरे देशों की तुलना में बेहतर तरीके से संभाला है, लेकिन आगे लंबा खेल है। अगर युद्ध चला तो महंगाई बढ़ेगी, घाटा बढ़ेगा और ग्रोथ पर असर पड़ेगा। इसलिए सरकार अभी से सावधानी से कदम उठा रही है। आम आदमी को बचाते हुए अर्थव्यवस्था को भी संभालना है। इसके लिए आगे का प्लान बना रही है। मोदी ने जो 7 मंत्र दिए हैं वो इसी प्लान का हिस्सा हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर देश उनके साथ चल पड़ा है। रोड पे गाड़ियां कम हो गई हैं, लोगों ने पेट्रोल डीजल बचाना शुरू कर दिया है, कार पूलिंग शुरू हो गई है और पूरी तरह से सोने की दुकान पर भी भीड़ खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री जब अपील करते हैं, देश उसके साथ चलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि देश के अभिभावक, गार्जियन, देश के नेता हैं। वो जो आवाज देते हैं उस आवाज के साथ देश चलने लगता है। प्रधानमंत्री जी की अपील ये देश हित में अपील है। हम सभी को प्रयास करना होगा। मैं ये मानता हूं कि एक दिन में सारा बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन सबने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया तब भी बदलाव हो सकता है। हम लोग भी अपने अपने तरीके से इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से देवेंद्र फडणवीस क्या बदलाव कर सकता है, शासन के रूप में महाराष्ट्र शासन क्या बदलाव कर सकता है और जनता को हम किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं, ये पूरा प्रयास हम महाराष्ट्र में करेंगे। ये वैश्विक संकट कोई नरेंद्र मोदी जी के कारण थोड़ी ना आया है। ये वैश्विक संकट वहां आया है, पूरी दुनिया उस संकट के कारण चुनौती का सामना कर रही है, तो भारत भी कर रहा है। और हमारे भारत के अंदर इतनी सामर्थ्य है। मोदी जी ने जो अपील की है देशवासियों से, देश उस दिशा में चल रहा है। हम उत्तराखंड में भी अपनी एडवाइजरी बना रहे हैं, जारी कर रहे हैं। अधिक से अधिक हम ईंधन बचाने के लिए, उर्वरक बचाने के लिए जो हमारे अन्य विकल्प हो सकते हैं, उन सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरे भारतवासी, चूंकि मोदी जी के अपील का ही असर था कि कोरोना महामारी में लोगों ने उसको माना और हमारा देश उस वैश्विक संकट से उभरा, तो ऐसे समय में भी पूरा देश एक होकर जो है इस संकट को भी, इस चुनौती को भी पार करेगा। अमेरिका जो खुद जिसकी तेल उत्पादन की क्षमता बहुत ही बड़ी है, वहां भी वहां के उपभोक्ताओं को
बढ़ी हुई कीमतों पर भुगतान करना पड़ रहा है और यूरोपीय यूनियन से लेकर दुनिया के तमाम मुल्कों, और चाहे वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का सवाल हो, जिस तरह की पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि दर्ज हुई है और जो मुश्किलें जिस तरह से बढ़ती जा रही हैं, भारत सरकार, या यूं कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी नेतृत्व में देश ने आम लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करने की स्थिति उत्पन्न होने दी। अगर हम नियंत्रित तरीके से और संयम के साथ सोने की खरीदारी का सवाल हो, विदेश यात्राओं का सवाल हो, जो पेट्रोलियम पदार्थों का फिजूल खर्ची है, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां फॉरेक्स का बड़ा हिस्सा आयात में जाता है, तो ये जरूर कौन क्या कहता है उसे महत्वपूर्ण है कि हमारी विवेकशील जो जनता है उसे धैर्य के साथ इस मुश्किल का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए और देश की मदद करनी चाहिए।